बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूएचएससी होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सेफ्टी मेंटोर सेफ्टी ट्रेनर अफजल हनीफ। अरामको सीएसएम की वीडियो नंबर 18 आज हम देखेंगे। सऊदी अरामको सीएसएम वॉल्यूम नंबर 2 से आज का हमारा टॉपिक है वर्क परमिट सिस्टम, WPS। वर्क परमिट सिस्टम वैसे तो एक बहुत बड़ा कोर्स है जो कि हमने इसकी सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं और अनकरीब हम इस कोर्स को लॉन्च कर देंगे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इसमें चूंकि हम सेफ्टी मैनुअल पढ़ रहे हैं, जो अरामको का मैनुअल है उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जिस तरह लिखा हुआ है उसको स्टडी करेंगे। बाद में हम डिटेल में जो कोर्स दिया गया है अनकरीब इंशाल्लाह वो भी अपलोड किया जाएगा। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, हमने लास्ट की वीडियो को रिकैप जरूर करना है, ताकि लास्ट की वीडियो जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं देखी वो एक बार जाकर फिर देख लें कि उस वीडियो में हमने कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था। तो लास्ट की वीडियो थी हमारी वीडियो नंबर 17, जिसमें हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हमने स्टडी किया था। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हमने डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टॉपिक को स्टडी किया था, जैसे कि हेड प्रोटेक्शन, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, हेयरिंग प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, फॉल प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हमने वीडियो नंबर 17 में पढ़े थे। और कुछ हमने स्टैंडर्ड भी पढ़े थे कि हमने कौन कौन से स्टैंडर्ड के पीपीज जो है वो यूज करने हैं। कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के साथ कुछ स्पेसिफिक पीपीज होते हैं, वो भी हमने पढ़े थे कि कौन सी एक्टिविटीज के साथ हमको कौन से किस तरह के पीपीज यूज करने चाहिए। तो ये थी हमारी लास्ट की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो है वीडियो नंबर 18। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम एक्चुअल में ये एक डिटेल टॉपिक है और बाकायदा ये एक डेजिग्नेशन के साथ ताल्लुक रखता है, जैसे कि वर्क परमिट रिसीवर के साथ ये ताल्लुक रखता है या इश्यूर के साथ। तो इसलिए इसको हम बहुत डिटेल में इसके कोर्स में ही पढ़ेंगे। आज हम इसको सिर्फ सरसरी सी जो इसकी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम लोग इसका कोर्स भी अपलोड कर देंगे, जो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वर्क परमिट सिस्टम, उसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट क्या है, वर्क परमिट सर्टिफिकेशन क्या होती है, इशुएंस एंड अप्रूवल ऑफ परमिट्स, इशूड परमिट्स, कैंसलिंग परमिट्स, और लास्ट में क्लोजिंग आउट एंड फिलिंग द परमिट्स। क्लोज कैसे करते हैं और फिल कैसे करते हैं परमिट को। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा से आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये वीडियो, ये जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका रेफरेंस क्या है, हमने कहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो एज यूजुअल जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम अरामको के स्टैंडर्ड को ही पढ़ते हैं और सम टाइम हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी हेल्प लेते हैं। तो इसमें हमने 3 जगह से ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया है, जैसे कि जर्नल इंस्ट्रक्शन नंबर 2.100 वर्क परमिट सिस्टम, अरामको की ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शन हमारी 2.709 गैस टेस्टिंग की है, और सेफ्टी हैंडबुक मिनिमम सेफ्टी रूल जो अरामको की सेफ्टी हैंडबुक है, वहां से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। तो बाकायदा से हम इसको पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं जी वर्क परमिट सर्टिफिकेशन क्या होती है। ये एक पिक्चर दी गई है, ये इस तरह का वर्क परमिट रिसीवर का या इश्यूर का कार्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये, लेकिन उसका जो लुक होती है, जो व्यू होता है, वो ये सेम इसी पिक्चर की तरह का होता है। नंबर 1, वर्क परमिट इश्यूर एंड रिसीवर मस्ट हैव वैलिड सऊदी अरामको इश्यूर और रिसीवर सर्टिफिकेट। यानी कोई भी जो वर्क परमिट रिसीवर है या इश्यूर है उसके पास सऊदी अरामको का परमिट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। दे मस्ट कंप्लीट एंड पास, उसके लिए उसको ट्रेनिंग और उसके लिए कुछ क्लासेस करनी पड़ती हैं, या उसके लिए उसको एग्जाम देना पड़ता है, जो कि जर्नल इंस्ट्रक्शन 2.100 के मुताबिक है। दी डिवीजन हेड और सापो डिवीजन हेड मस्ट साइन दी सर्टिफिकेट। जो डिवीजन हेड होता है या सऊदी अरामको प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, डिवीजन हेड होता है, वो उसको साइन करता है। डिवीजन वाइज ये कार्ड इशू किए जाते हैं। जैसे ही आप एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में जाते हैं तो या तो कार्ड री इशू किया जाता है या फिर आपका डेलीगेशन बनता है, यानी कि या फिर आपका एक एग्रीमेंट बनता है दोनों डिवीजन के दरमियान, और फिर वो जो नया बनता है उसको भी सापो का या जो आपका डिविजनल हेड है वो साइन करता है। इश्यूर रिसीवर cannot issue receive permit at a different organization unless a reissued certificate is signed by the responsible support division head or an agreement is made between the organization। वो जो आप एक
डिवीजन से दूसरी डिवीजन में जाते हैं तो उसके लिए आपको या तो री इशू करवाना पड़ेगा या फिर आपके जो दोनों हेड हैं उनके दरमियान में एग्रीमेंट होता है, डेलीगेशन बनता है, फिर आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे जी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। कौन कौन सी टाइप्स के परमिट जो है वो अरामको के सिस्टम में यूज होते हैं, अरामको की एक्टिविटीज में यूज होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। नंबर 1 है जी इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक, उसके साथ फॉर्म नंबर भी लिखा हुआ है कि फॉर्म का कलर कौन सा है और फॉर्म का नंबर कौन सा। जैसे कि नंबर 1 है इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक, फॉर्म नंबर है 98731-1, कलर येलो है इसका। नंबर 2 है हार्ड वर्क परमिट, फॉर्म नंबर है 9873-2, कलर रेड। नंबर 3 है जी कोल्ड वर्क परमिट, फॉर्म नंबर है हमारा 9873-3, कलर ब्लू। नंबर 4 है 4 नंबर परमिट हम यूज करते हैं जी कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, फॉर्म नंबर है 9873-4, कलर ग्रीन। ये है 4 किस्म के परमिट जो अरामको की साइट के ऊपर अरामको की एक्टिविटीज में यूज होते हैं। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कौन सा परमिट कहां पे यूज किया जाता है। नंबर 1 है जी इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट। ये जो परमिट है ये कहाँ पे आपको इशू किया जाता है, ये कहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये द इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट ensures proper planning and precautions during the initial opening of equipment, vessel or piping closed system containing flammable, combustible, toxic or hazardous material. It does not authorize the release but ensure appropriate measures to prevent them. ये जो परमिट है ये हमको यूजुअली जब भी कोई भी किसी वेसल, पाइपलाइन या किसी ऐसे इक्विपमेंट में काम करना पड़े जिसके अंदर कंबस्टिबल या टॉक्सिक या फ्लेमेबल मटेरियल होता है, तो वहां पे काम करने से पहले उसको प्रॉपर प्लान किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और उसकी पूरी प्लानिंग के बाद फिर ये वर्क परमिट जो है वो यूज किया जाता है। सम टाइम परमिट मोस्टली जो है वो ये उस जगह पे यूज किया था जहां पे लाइव लाइन या हॉट टैप की एक्टिविटीज होती हैं। तो ये मोस्टली ये जो वर्क परमिट है ये अरामको की अपनी टीम ही जो है वो इशू करती है और अपनी टीम को ही वो रिसीवर बना के रिसीव करवाते हैं। नंबर 2 है जी हार्ड वर्क परमिट, फॉर्म नंबर इसका 9873-2, कलर रेड है इसका। दी हार्ड वर्क परमिट कंट्रोल एक्टिविटीज दैट कुड इग्नाइट फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर और कंबस्टिबल मटेरियल। सिंपल हम अगर इसको बोलें कि हार्ड वर्क परमिट कहाँ पे यूज होता है तो हम कह सकते हैं कि जहां पे इग्निशन सोर्स होगा वहां पे हार्ड वर्क परमिट यूज होगा और वो जो इग्निशन सोर्स है जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा फ्लेमेबल उसको कंबस्ट कर सकता है, यानी उसको आग लगा सकता है। एक्टिविटीज कौन सी हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ओपन फ्लेम एक्टिविटीज होगी, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज। स्पार्क प्रोड्यूसिंग टूल्स और इक्विपमेंट हो गए, एब्रेसिव ब्लास्टिंग होगी, इंटरनल कंबस्शन इंजन हो गया, वर्क नियर लाइव इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हो गया, डिवाइसेस नॉट रेटेड फॉर द एरियाज इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन। तो ये था हमारा हार्ड वर्क परमिट और उसकी कुछ एग्जांपल्स कि हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं। नंबर 3 देखते हैं हमारा कौन सा परमिट है जी कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट जो है वो ब्लू कलर का होता है, आपने इसका कलर भी याद रखना है, फॉर्म नंबर भी याद रखना है 9873-3, कलर जो है उसका ब्लू। अब कोल्ड वर्क परमिट कहाँ पे यूज होता है? दी कोल्ड वर्क परमिट कंट्रोल एक्टिविटीज दैट डू नॉट प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू इग्नाइट फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर बट कुड काज इंजरी। यानी जो कोल्ड वर्क परमिट है सिंपली हम याद कर सकते हैं कि जहां पे इग्निशन सोर्स इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन फिर भी इंजरी का या किसी भी एक्सीडेंट का वहां पे डैमेज का खतरा जरूर होता है, तो वहां पे हम कोल्ड वर्क परमिट यूज करते हैं। अब उसकी कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में ये कोल्ड वर्क परमिट यूज होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर डिमोलेशन हो गया, एस्बेस्टॉस रिमूवल हो गया, स्कैफोल्ड इरेक्शन हो गया, पेंटिंग हो गया, हैंड एक्सकवेशन हो गया और लास्ट में है कंक्रीट वर्क हो गया। एक इसमें मिस हो गया क्रायोजेनिक वर्क वो होता है जो बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेसेस पे होता है, तो जिसमें इसको जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो लास्ट में है यूज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल हैंड टूल। तो ये था हमारा नंबर 3। अब नंबर 4 देखते हैं लास्ट में। 4th नंबर पे कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ये जो परमिट होता है ये सिर्फ कन्फाइंड स्पेस की एंट्री के लिए यूज होता है कि सिर्फ जो एंट्री करनी है आपने उसके लिए ये परमिट यूज किया जाता है और इसका कलर होता है ग्रीन।
और जो उसके बाद आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके एक्टिविटी करनी है उसके लिए अलहदा से परमिट आपको इश्यू किया जाता है। जैसे आपने हार्ड वर्क एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क परमिट यूज करना पड़ेगा। कोल्ड वर्क एक्टिविटीज करनी है तो कोल्ड वर्क परमिट आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए आपको एक ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट यूज करना होगा। अब देखते हैं जी इशुएंस एंड अप्रूवल ऑफ परमिट्स। Issuers and receivers must possess a valid Saudi Aramco work permit certificate. Certified permit receiver shall request the proper permits from a SAPO certified issuer before starting any job. यानी कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले जो रिसीवर होगा उसको जो सर्टिफाइड, दोनों सर्टिफाइड होने चाहिए, रिसीवर भी और इश्यूअर भी, वो सर्टिफाइड इश्यूअर से जरूर अपना वर्क परमिट बनवाएगा। परमिट मस्ट स्पेसिफाई द वर्क टू बी डन, द लोकेशन एंड द वर्क क्रू इन्वॉल्व। जो परमिट इशू होगा वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक क्रू के साथ इशू होगा। द इशूअर शैल अप्रूव एंड इशू परमिट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द फॉलोइंग। जो इशूअर होगा वो अप्रूव करेगा और अप्रूव और इशू करेगा परमिट जब ये जो नीचे सेक्शन दिए गए हैं ये प्रॉपरली फिल्ड होंगे। तो जैसे परमिट आप देखेंगे तो परमिट के ऊपर ये सेक्शन लिखे होते हैं 1 2 3 4। तो कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1 जिसमें वर्क डिस्क्रिप्शन होता है एंड सेक्शन 2 हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, रिव्यूइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस विद द रिसीवर एंड लिस्टिंग देम ऑन द परमिट, attaching applicable checklist form such as excavation checklist, confined space entry log test form, blind list, isolation plan, lifting plan and other, ensuring all completed all are completed। यानी जो इश्योर होगा वो ये चीजें कंफर्म करेगा परमिट के साथ, परमिट के ऊपर, तब वो जाके परमिट को इश्यू करेगा। जैसे कि उसकी कोई भी अटैचमेंट हो सकती है, आइसोलेशन फॉर्म हो सकता है यानी कि ब्लाइंड लिस्ट भी उसको बोलते हैं, लिफ्टिंग प्लान हो सकता है, एक्सकवेशन चेक लिस्ट हो सकती है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉग हो सकता है। यानी जो भी परमिट्स की अटैचमेंट्स हैं वो जब पूरी होंगी तब वो परमिट को सही तरीके से पढ़ के बाद में इशू करेगा। कंडक्टिंग ए जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, फिर वो जो इश्यूअर होगा वो रिसीवर के साथ मिलके एक जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करेंगे दोनों, जिसमें वो हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट को फिल करेंगे। फिर उसके बाद मेक श्योर करने के बाद फिर वो इश्यूअर जो है वो परमिट को सिग्नेचर करके इशू कर देगा। Additional approval signature are required for renewed extended permit when certain atmosphere limit are present। अब देखते हैं जी नेक्स्ट इशूड परमिट। परमिट आर टिपिकली इशूड फॉर ए सिंगल ऑपरेटिंग शिफ्ट। जो परमिट है वो एक ही शिफ्ट के लिए मोस्टली जो है वो यूज किया जाता है। परमिट कैन नॉट बी रिन्यूड फॉर वन एडिशनल शिफ्ट, परमिट कैन बी रिन्यूड फॉर वन एडिशनल शिफ्ट, यानी एक शिफ्ट के लिए इशू किया जाता है और उसके बाद एक एडिशनल शिफ्ट के लिए उसको रिन्यू किया जा सकता है विद ए टोटल ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। यानी उसको 24 आवर्स के लिए, यानी 2 शिफ्ट इसमें शामिल होती हैं, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूअल requires signature from both the issuer and receiver and notification of all काउंटर साइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जो रिन्यूअल होगा उसको दोनों साइन करेंगे, ईश्वर भी और रिसीवर भी, और जो काउंटर साइन किए होते हैं उनको भी नोटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, परमिट एक्सेप्ट इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक मे बी इशूड फॉर अप टू 30 डेज। यानी कोई भी परमिट जो है वो 30 डेज तक इशू हो सकता है, सिवाय के जो परमिट नंबर 1 था हमारा इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक वाला, वो इशू नहीं हो सकता। उसके अलावा 30 डेज के लिए परमिट इशू हो सकते हैं। उसके लिए भी ऊपर भी कंडीशन होती है, जैसे कि प्रोलॉन्ग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क विद अनचेंज हैजर्ड, जहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो या बहुत कम पॉसिबिलिटी हो कि यहाँ पे कोई हैजर्ड चेंज हो सकता है, यहाँ की सिचुएशन चेंज हो सकती है। अप्रूवल फ्रॉम द डिवीजन हेड of the issuing and receiving organizations is required along with the agreement on job condition and control measure. If the issuer must leave work, the permit custody can be transferred to an alternate issuer। जो अगर ईश्वर है वो अगर अपना ट्रांसफर होता है या किसी जगह पे उसको जाना है तो उसकी जगह पे दूसरा ईश्वर आना चाहिए। रिसीवर इसी तरह अगर रिसीवर भी किसी दूसरी जगह पे जाता है या कहीं जॉब छोड़कर जाता है तो उसकी जगह पे प्रॉपर सर्टिफाइड ईश्वर और रिसीवर आना चाहिए।
और उसके बाद है जी, रिसीवर शुड कीप परमिट कॉपीज विद देम और पोस्टेड विजिबली एट द जॉब लोकेशन फॉर इंस्पेक्शन और कैंसलेशन इफ नेसेसरी। जो ओरिजिनल कॉपी होगी, रिसीवर शुड कीप परमिट कॉपीज विद देम, जो रिसीवर होगा वो हमेशा अपने साथ परमिट कॉपी रखेगा, या फिर पोस्टेड विजिबली एट द जॉब लोकेशन, या फिर जो जहां पे काम चल रहा है वो वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। फॉर इंस्पेक्शन, समटाइम कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, और कैंसलेशन इफ नेसेसरी, या फिर कैंसलेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। जी नेक्स्ट देखते हैं हम कैंसलेशन ऑफ द परमिट, यानी परमिट कैंसिल कैसे करते हैं या उसका क्या प्रोसीजर है। वर्क परमिट shall be cancelled, work stop and new permit issued if changes in work activities। यानी परमिट जो है वो स्टॉप भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है अगर कोई भी एक्टिविटीज में चेंजेस आई हैं, या हैजर्ड चेंज हो गए, या इक्विपमेंट डैमेज हो गया, या इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गए हैं, तो आप वर्क परमिट को स्टॉप और कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्टार्ट करेंगे या उसको जब भी स्टॉप करेंगे या उसको कैंसिल करेंगे, तो उसको आपने रीजन भी देना है कि आपने किस वजह से उसको स्टॉप किया है, और फिर बाकायदा उसको ऊपर लिखना पड़ता है कि ये इस टाइम पे हमने इसको स्टॉप किया और ये इसकी रीजन थी। द इश्यूअर एंड रिसीवर मस्ट करेक्ट डेफिशिएंसीज टू रिज्यूम वर्क। और फिर जो भी रीजन आपने दी होगी या जिस तरह की भी उसकी सिचुएशन जो है वो जिस जिस सिचुएशन की वजह से आपने उसको कैंसिल या स्टॉप किया होगा, उसको रेक्टिफाई करके आपने फिर दोबारा उसको री इशू भी करना है अगर वहां पे जरूरत पड़े तो। The issuer and receiver must stop work if the site does not meet permit condition। यानी अगर आप जो है परमिट के ऊपर लिखी हुई चीज़ें, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखे हैं, या जहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आपकी एक्टिविटीज़ या अगर आपका क्रू उसको मीट नहीं कर रहा, तो फिर आप परमिट को कैंसिल या स्टॉप कर सकते हैं। इन एन एमरजेंसी ऑल वर्क परमिट्स इन द अफेक्टेड एरिया आर कैंसल्ड बाय द इंसिडेंट कमांडर। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सारे के सारे परमिट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। एंड इमरजेंसी वर्क इज ऑथराइज्ड विदाउट परमिट्स बट मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड स्टैंडर्ड। After the all clear, the work permit system must be used for all subsequent work activities। यानी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहां पे सारे के सारे परमिट जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, लेकिन जब क्लियरेंस हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा परमिट को री इशू कर दिया जाएगा या नए परमिट री इशू किए जाएंगे। Closing out and filling out the permit after completing the job or when the permit expire, the issuer or their representative must conduct a joint site inspection with the receiver to ensure the work area is safe before closing the permit। जब भी परमिट का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके क्लोज करने से पहले दोबारा से जॉइंट साइट इंस्पेक्शन की जाती है इश्यूर और रिसीवर के साथ, ताकि एरिया को चेक किया जाए कि वो सेफ है या नहीं। For activities involving cutting, welding or open flame, a 30-minute fire watch is required before permit closure। यानी परमिट क्लोज करने से पहले अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें हार्ड वर्क इन्वॉल्व था, जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ओपन फ्लेम वगैरह, तो वहाँ पे जो फायर वॉच है वो एक्टिविटी क्लोज करने के बाद 30 मिनट तक वहाँ पे उस एरिया में रहेंगे कि वहाँ पे कोई आग का खतरा तो नहीं, फिर उसके बाद परमिट को क्लोज किया जाएगा। बोथ इश्यूअर एंड रिसीवर मस्ट साइन द परमिट टू क्लोज इट, फिर वो दोनों साइन करेंगे। इफ साइनिंग इज इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द डिस्टेंस, यानी अगर कोई डिस्टेंस होता है, यानी ईश्वर दूर होता है या कोई ऐसी रीजन होती है, तो फिर उसके लिए जो भी आप मेथड यूज करेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। द इशूइंग डिपार्टमेंट मस्ट कीप द ओरिजिनल परमिट ऑन फाइल फॉर एटलीस्ट 3 months। जो इशू करता है परमिट को, उनको कम से कम 3 month के लिए जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है वो अपने पास रखनी होती है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही तरीके से समझ आई होगी। अगले टॉपिक के लिए हम देख लेते हैं हमारा टीजर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क परमिट सिस्टम एंड परमिट रूल्स। परमिट सिस्टम यही कंटिन्यू होगा और उसके बाद उसके कुछ रूल्स होंगे जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसके साथ हम एडिशनल एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्टॉप वर्क अथॉरिटी एंड स्टेप्स ऑफ स्टॉप वर्क अथॉरिटी। तो इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस पसंद भी आती होंगी, और अगर आपको पसंद आती हैं तो इसको आप ज़रूर शेयर भी करें और दूसरे लोगों तक भी ये नॉलेज को पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।